हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब हेल्दी होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं जो प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट खोल के पढ़ सकते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट। यह हाफ चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आगे का मैं आज कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया के जो फॉर्मल सेक्टर है क्रेडिट के, वो कौन कौन से हैं? पहले एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें है सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया में 2012 में 100 रुपीज का वो रखा गया है कि रूरल हाउस होल्ड में कितना क्रेडिट लिया गया और कहाँ कहाँ से लिया गया। देखो, सिर्फ 1% गवर्नमेंट से लिया, 25% लिया कॉरपोरेटिव सोसाइटी और बैंक से, 25% कॉमर्शियल बैंक से, 5% अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से, 1% लैंडलॉर्ड से और सबसे ज़्यादा देखो 33% मनी लैंडर से, और रिलेटिव और फ्रेंड से लिया गया 8% और 2% लिया गया अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। ठीक है, ये 2% हो गया, इसको बांट दिया गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल में। We have seen in the above example that people obtain loans from various sources. ये एग्जाम्पल हमने देखा कि जो लोग हैं अलग अलग सोर्सेज से लोन लेते हैं। एक ही सोर्स नहीं होता उनके पास लोन लेने के लिए, कोई कहीं से लेता है, कोई कहीं से लोन लेता है, जरूरी नहीं है सभी बैंक से लें। The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sectors of loan. अब इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक तो हो गया फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स और सेकंड हो गया इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। पहले हम फॉर्मल सेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स आर एंड कॉर्पोरेटिव्स। The informal lenders include money lender, trader, employers, relative, friends, etc. फॉर्मल लोन्स तो कौन से आ जाएंगे? बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में क्या क्या आ जाएगा? नंबर 1 बैंक्स एंड नंबर 2 कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और नंबर 2 इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में कौन कौन आ जाएगा? इसमें आपका मनी लेंडर्स आ जाएंगे, ट्रेडर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉयर्स आ जाएंगे, रिलेटिव्स आ जाएंगे और फ्रेंड्स आ जाएंगे। गॉट इट? 2 टाइप के लोन होते हैं, 2 टाइप के लोन लोग लेते हैं। पहला हो गया फॉर्मल सेक्टर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स, और इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब आ जाएंगे। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। इसमें पैराग्राफ 1 का बताया गया है, जैसे मैंने आपको समझाया, यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। अब इसमें पूछा गया है कि ज्यादा क्रेडिट कहां से लिया गया, फॉर्मल सेक्टर से लिया गया या इनफॉर्मल सेक्टर से लिया गया? सबसे ज्यादा कहां से लिया जाता है? मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? सुपरवाइज करता है जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन होते हैं वो किस प्रकार फंक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नजर रखता है कि वो लोगों को कितना लोन दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और उनको कैसे वापिस ले रहे हैं। ठीक है, जो लोन दिया गया उसकी वसूली कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। अब ये बैंक क्या करते हैं कि जो मिनिमम कैश बैलेंस उनको रखना होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब 15% मिनिमम उनको रखना होता है और 85% वो लोन के रूप में दे देते हैं बैंक्स। ठीक है, ये भी रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि बैंक्स को अपने पास कैश कितना रखना है और बचा हुआ लोन कितना प्रोवाइड करना है। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था, अगर आपने याद हो, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा वो आगे का पोर्शन तो देख लीजिएगा। उसमें बताया है कि रिजर्व बैंक ये डिसाइड करता है कि हर एक बैंक को अपने पास अपने डिपॉजिट्स का कम से कम 15% कैश रखना पड़ेगा।
ताकि जब भी कोई डिपॉजिटर वो अपना कैश मांगे तो बैंक के पास उतना कैश बैंक में अवेलेबल हो। ठीक। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। अब आरबीआई ये मॉनिटर करता है कि एक्चुअली में वो अपना कैश बैलेंस कोई बैंक कितना रख रहा है। ठीक है। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर एक्सेट्रा। अब आरबीआई और क्या चीज देख रहा है कि जो बैंक्स हैं वो लोन सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं दे रहे हैं, नहीं दे ज्यादा इंटरेस्ट लेके, वो क्या करें, वो बैंक छोटे जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, छोटी इंडस्ट्रीज हैं और छोटे छोटे जो बोरोवर्स हैं उनको भी वो लोन दे कम इंटरेस्ट रेट पर। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। अब आरबीआई को जो छोटे छोटे जो बैंक होते हैं या जो बड़े बैंक है, जो भी बैंक है, उन सबको आरबीआई को ये बताना होता है कि वो कितना डिपॉजिट्स ले रहे हैं और कितना इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं और कितना लोन वो बोरोवर्स को दे रहे हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक्स को आरबीआई को देनी होती है। ठीक है, समझ गए। जैसे उन्होंने कितना डिपॉजिट लिया, जमा किया, उस पर वो डिपॉजिटर को कितना इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और जो डिपॉजिट्स आए उसको लोन के रूप में कितनों को दिया और उन पर उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया। क्योंकि बैंक जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है और जो बोरोवर से लेता है उसका जो डिफरेंस होता है वही बैंक की इनकम होती है। तो बैंक इस चीज का भी ध्यान रखता है। लेकिन आरबीआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि वो कितना अपने पास डिपॉजिट रखेगा, कितना लोन देगा और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। गॉट इट। चलिए, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखो, फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई है जो सुपरवाइज करता है बैंक को कि उनको कितना डिपॉजिट रखना है, कितने इंटरेस्ट पे लोन देना है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया, मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं। इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है। वो अपनी मर्जी से कितने भी इंटरेस्ट पे किसी को पैसे दे सकते हैं। उनको कोई आरबीआई जांच नहीं करता है कि आपको इतने पे ही लोन देना है, इतना ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक। दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। वो जितना इंटरेस्ट चूज करना चाहें उतना उनसे ले सकते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और उनको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे किसी ने लोन लिया, अगर वो किसी रिलेटिव को लोन, किसी रिलेटिव से किसी ने लोन लिया, अब रिलेटिव उससे वापस पैसे मांगेगा, अगर वो नहीं देगा तो कोई भी अनफेयर मेथड यूज करके वो उससे अपना लोन वसूलता है। इसके ऊपर कोई भी जांच नहीं होती है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी ये लोग हाई लेते हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज आ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पर। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव से लोगे तो इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा। सॉरी, यहाँ पास में काम चल रहा है, ग्रिलिंग की आवाज़ आ रही है, अवॉइड दिस। Higher cost of borrowing means a large part of the earning of the borrower is used to repay the loan. अब अगर हाई कॉस्ट पे कोई बेचारा बोरोवर लोन लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उससे उसको प्रॉफिट कम होगा अर्निंग्स के ऊपर। ठीक है, हेंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, और उसके पास कम पैसा बचेगा अपने लिए। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. कई बार क्या होता है कि of the borrower, कई बार क्या होता है कि जो इनकम होती है बोरोवर की, उसका इंटरेस्ट रेट उसकी इनकम से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर इनकम कम है और आदमी को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है उस लोन पे, तो उसकी कैसी हालत हो जाएगी।
कर्ज में डूब जाएगा और फिर वो जो डेब्ट ट्रैप होता है उसमें वो फंस जाएगा। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट। इससे क्या होगा कि उसका कर्जा बढ़ता जाएगा एंड डेब्ट ट्रैप, और वो डेब्ट ट्रैप में, कर्ज के बोझ में या जाल में फंस जाएगा। पीपुल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोविंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द बोरोविंग। कई बार लोग अपना कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग या हाई इंटरेस्ट रेट। किसी लोन पे अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो बेचारा आदमी लोन लेने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो लगा रहा है लेकिन उसकी इनकम कम है। इनकम कम होने से और इंटरेस्ट रेट जो लोन वो लेगा उसको लगाने के लिए वो ज़्यादा है, तो जो इनकम वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कमा रहा है उसका सारा इनकम किस में चला जाएगा? इंटरेस्ट रेट रीपे करने में, और वो डेप्ट में फंस जाएगा। डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगा तो उसको वो इंडस्ट्री लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है। फॉर दीज रीजंस, इन्हीं कारणों से बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर। ठीक है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपुल कुड देन बोरो cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. अब कहते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके और वो इंडस्ट्री खोल सके, अपनी क्रॉप उगा सके। क्रॉप उगाने के लिए सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इरिगेशन के लिए पंप सेट वगैरह चाहिए, उसके लिए वो लोन ले सके और उस पर उसको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़े और छोटी स्मॉल इंडस्ट्री वो लगा सके। ठीक है। लेकिन जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेगा इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा? उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर की बजाय फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। अब एक और बात कही गई है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस में मनी लेंडर हो गया, रिलेटिव हो गया, उन्हीं से लोन ले लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। क्योंकि बैंक में जब आदमी जाता है तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं लोन लेने के लिए। तो उन फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और वहीं आसपास का जो मनी लेंडर है उसी से लोन ले लेते हैं। वो सोचता है कि बैंक जाके ये बेकार के जो कागजी काम करना पड़ता है इससे वो बच जाएगा। और गाँव के लोग मोस्टली मनी लेंडर और या रिलेटिव या फ्रेंड से लोन ले लेते हैं और वो जितना चाहते हैं उतना इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। और हाई इंटरेस्ट होने की वजह से उनकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है और उसको लोन ही पे करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके और वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम। आगे है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ठीक है। चलिए अब ये टेबल दूसरा वाला दिखाया गया है कि ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड्स what percentage was formal and what percentage was informal। देखो ब्लू वाला जो है वो परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल है और जो इसमें तो रेड और पर्पल लग रहा है, पर्पल परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। ठीक है। तो विच वन इज ब्लू? आई थिंक दिस इज ब्लू एंड दिस इज पर्पल। अब जो पुअर हाउस होल्ड है वो 85% लेते हैं इनफॉर्मल से, 15% लेते हैं फॉर्मल से। हाउस होल्ड्स विद न्यू एसेट्स वाले 53 लेते हैं इनफॉर्मल से और 47 लेते हैं फॉर्मल से। वेल ऑफ लेते हैं, देखो ये 72 ले रहे हैं फॉर्मल से और 28% ही ले रहे हैं इनफॉर्मल से। और रिच वाले हैं ये तो 90% लेते हैं फॉर्मल से और 10% लेते हैं इनफॉर्मल से। ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आदमी वेल ऑफ होता जाएगा, रिच होता जाएगा, वो फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेगा और इनफॉर्मल से कम लेगा। लेकिन जो गरीब होगा वो ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लेगा और फॉर्मल सेक्टर से कम लोन लेगा। ठीक, गॉट इट।
चलिए आगे इसमें यही समझाया गया है कि पैराग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. ठीक है, the people are divided into 4 groups from poor to rich. 1 2 3 4 ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है. ठीक है, पुअर से लेके अमीर तक. As shown in the figure, you can see that 85% of the loan taken by poor household in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor household have to pay a large amount of borrowing. अब बताया गया है कि जैसे ये पुअर वाले हैं, पुअर वाले 85% किससे ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे. केवल 15% ही फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं. लेकिन जो रिच लोग हैं वो 90% ले रहे हैं फॉर्मल से और 10% ले रहे हैं इनफॉर्मल से. ठीक है, यही उसमें एक्सप्लेन किया गया है. अब क्या बताया गया? व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? ये सब क्या सजेस्ट कर रहा है? फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल meets only about half of the total credit needs of the rural people, and the remaining credit needs are met from informal sector. वो कह रहा है फॉर्मल सेक्टर केवल हाफ ही टोटल क्रेडिट रूरल वाले की पूरी कर रहा है. ठीक है, जबकि जो रिमेनिंग नीड्स है वो किस सेक्टर से पूरी हो रही है? उनकी इनफॉर्मल सेक्टर से. मतलब आधा तो वो इनफॉर्मल सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है. ठीक, इतना समझ में आ गया होगा. चलिए आगे चलते हैं. आगे है मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर. अब जैसे बताया, इनफॉर्मल जो सेक्टर होते हैं उसके जो लैंडर्स होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने पर क्या होता है? बोरोवर के पास इनकम कम बचती है, क्योंकि मोस्टली उसकी इनकम होती है वो इंटरेस्ट में चली जाती है. इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. इसलिए बैंक्स को कॉर्पोरेटिव जो है उनको अपनी जो बैंकिंग है वो कहाँ पे बढ़ानी चाहिए? ज़्यादा रूरल एरिया में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे सके और उनकी जो डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सेक्टर पे है वो कम हो जाए. सो दैट द डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस. जैसे मैंने बता दिया, ताकि उनकी इनफॉर्मल जो सेक्टर से जो लोन लेने की वो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और बैंकिंग की ओर ज़्यादा बढ़े. पहला कारण तो ये है. ठीक है, कि बैंक्स और कॉर्पोरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा गांव में क्यों होना चाहिए? फर्स्ट आपका आंसर ये हो गया. एंड सेकंड रीजन क्या हो गया क्यों ज़्यादा होने चाहिए गांव में बैंक्स और कॉर्पोरेटिव? While formal sector's loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. कि दूसरा फॉर्मल सेक्टर है उनको अपना लोन गांव में ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि हर कोई लोन ले सके. ठीक है, जितना गांव में ज़्यादा बैंक्स और कोऑपरेटिव होंगे उतना ही गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे कम इंटरेस्ट रेट पे और उनकी इनकम बढ़ेगी. एट प्रेजेंट it is the richer household who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. जैसे हमने सेकंड ग्राफ में देखा कि जो रिच क्लास है, रिच हाउस होल्ड है, वो तो फॉर्मल क्रेडिट ज़्यादा लेती है, लेकिन जो पुअर है वो इनफॉर्मल सोर्सेज पर ही डिपेंड है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स. तो इसलिए ये जो फॉर्मल क्रेडिट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पुअर और रिच में, ताकि गरीब आदमी भी चीप रेट पे लोन ले सके. ठीक है, और वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे करते हैं. आगे है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर. In the previous section, we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? अब कहा गया है कि हमने पीछे जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट रहता है लोन के लिए? ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज पे. क्यों होता है ये? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में हर जगह बैंक्स नहीं होते हैं. बैंक नहीं होते हैं तो लोग शहरों में जाके बैंक से लोन लेना नहीं पसंद करते हैं, वहीं गांव में ले लेते हैं. इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज
मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर गांव में चलो बैंक भी है तो गांव के लोग मोस्टली जो कागजी कार्रवाई से डरते हैं, इसलिए वो इस झाड़ से बचने के लिए कि भैया कौन बैंक जाए लोन के लिए अप्लाई करे, बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा करे, गांव के किसी मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लो, क्योंकि वो जल्दी मिल जाएगा, वो कुछ काम नहीं करवाता। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ज्यादा लोन ले लेते हैं, बजाय बैंक जाके बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना, वो उनको डिफिकल्ट लगता है। एज वी सो फॉर मेघा, बैंक लोन्स रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। अब देखो, अब किसी मेघा का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर वो बैंक से लोन लेने जाती है तो उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल चाहिएगा। कोलेटरल में क्या आ जाता है, एसेट आ जाते हैं, आपका घर आ जाता है, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, और कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। Absence of collateral is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loan। अब इनके पास कोलेटरल होते नहीं है गरीब आदमी के पास, इसलिए भी वो बैंकों से लोन लेना पसंद नहीं करते या उनको जल्दी से लोन नहीं मिलता है। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर सच एज मनी लेंडर ऑन द अदर हैंड नो द बोरोवर्स पर्सनैलिटी एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल। गांव का जो मनी लेंडर है वो उस आदमी के बारे में जानता है और उसको लोन देने से पहले कोई कोलेटरल वगैरह जमा नहीं कराना पड़ता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं, उसको ऐसे ही जान पहचान के तौर पर लोन दे देता है। ठीक है, द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग देयर ईजियर लोन्स। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड हार्स द पुअर बोरोवर्स। अब क्या करता है, जो मनी लेंडर होता है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना कोलेटरल के उसको लोन दे देता है और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और वो अगर पैसे नहीं देता तो फिर वो उसको हरास करके कैसे भी करके अपने पैसे उससे वसूल कर लेता है। उसका भी कोई वो नहीं होता है कि इंटरेस्ट रेट आपको कब देना है, कितना देना है, कितने दिन में देना है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, और अगर वो नहीं देता है मनी लेंडर को पैसे टाइम पे तो वो हार्श वे यूज करके उससे वो पैसा वसूल करता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इन रिसेंट ईयर पीपुल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। अब आजकल रिसेंट ईयर्स में क्या कर दिया कि लोगों ने नई चीजें ढूंढ ली हैं गरीब लोगों को लोन देने की। क्या क्या नए आइडियाज हैं? द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल poor in particularly women into small self-helping groups and poor and pool their savings। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखो, अब एक आइडिया किया, द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर। अब इन सब पुअर लोगों को ऑर्गेनाइज करना, पर्टिकुलरली इसमें औरतें आती हैं जो गरीब होती हैं, उनको क्या कहते हैं, स्मॉल सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, SHG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना लिए जाते हैं, और क्या पुल करते हैं, वो क्या कलेक्ट करते हैं, उनकी छोटी छोटी सेविंग्स, जिसके पास जितनी सेविंग है छोटी छोटी, वो एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना के उसमें उनको इकट्ठा किया जाता है। अ टिपिकल SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स। एक SHG में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप पे कम से कम 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, एक ही नेबरहुड के होते हैं। ठीक है, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो इकट्ठे अपनी मीटिंग रखते हैं और अपनी सेविंग करते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज और मोर, और ये पैसे कितने हो सकते हैं, 25 रुपए से लेके 100 रुपए हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपुल टू सेव। ये डिपेंड करता है उन लोगों की एबिलिटी पे कि वो कितना सेव कर सकते हैं। भाई वीक में 25 सेव कर सकते हैं या 100 रुपए कर सकते हैं, ये वीकली भी हो सकता है, 15 दिन के लिए भी हो सकता है, या महीने के भी हो सकता है, ये उनकी एबिलिटी ऑफ सेविंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब फिर ये लोग क्या करते हैं, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप्स इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब ये जो मेंबर होते हैं 15 से 20 मेंबर जो एक हेल्पिंग ग्रुप में होते हैं, वो जो पैसा ये जोड़ते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इससे लोन ले लेते हैं। ठीक है, जब उनको जरूरत पड़ती है, एंड द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। अब ये जो इनका सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है,
ये मेंबर्स उससे इंटरेस्ट तो लेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट मनी लेंडर से बहुत कम होगा। आफ्टर अ ईयर और टू, 1-2 साल में, इफ द ग्रुप इज रेगुलरली इन सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। ठीक है, एंड लोन इज sectioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunity for the members। ठीक, अब अगर कोई भी जो औरत है या आदमी है वो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मेंबर है और उसको 1 साल हो गया, 1 साल या 2 साल, उसके बाद और रेगुलरली उस सेविंग ग्रुप का मेंबर है, तो वो इसके लिए भी एलिजिबल हो जाता है। किसके लिए? कि वो बैंकों से अपना लोन सेक्शन करवा सके, कि अब उसका बैंक से भी लोन सैंक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, अपना कोई काम शुरू कर सकता है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और अपनी हालत ठीक कर सकता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। क्या क्या? buying seeds, fertilizers, raw material like bamboo and cloth, for housing material, for acquiring asset like sewing machine, handloom, cattle etc। अब ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, वो अपने मेंबर्स को क्या करते हैं, क्या क्या और प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सीड, फर्टिलाइजर, सिलाई मशीन, मतलब कुछ भी ऐसी चीज दें उसको प्रोवाइड करेंगे जो उसको उसके एम्प्लॉयमेंट को एनहेंस करने में मदद करेगा। Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members. The group decides as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule etc। Also it is the group which is responsible for the repayment of the loan। अब जो ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, ये जो लोन की सेविंग और एक्टिविटीज है ये सब देखता है, वही डिसाइड करता है कि कितना उसको लोन ग्रांट होगा, उसका कितना इंटरेस्ट, कैसे उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। ये सब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने मेंबर को कैसे लोन सैंक्शन कराएगा, कितना इंटरेस्ट जो उसको इंटरेस्ट रेट जो उस पर चार्ज हुआ है उसके लोन पे वो कैसे उससे वसूलेगा, उसका रीपेमेंट कैसे होगा। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल। अब बैंक के लिए वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोन रीपेमेंट करने के लिए, कौन होगा? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उस मेंबर से लोन और वो पैसा वो रीपेमेंट करवाएं। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय other members in the group। Because of the feature, banks are willing to lend to the poor woman when organized in SHGS even though they have no collateral such as। अब देखिए, in case of any non repayment of loan, किसी केस में नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन होता है या लोन रिपेमेंट नहीं होता, बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड। कोई भी मेंबर है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का, उनसे लोन रिपेमेंट नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस फीचर। इस फीचर में क्या होगा? बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन एसएचजी इवन दो दे हैव नो कोलेटरल सच एज। इसमें क्या होगा कि वो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, कोई अगर लोन लेता है और वो इस हालत में नहीं है कि वो बैंक को उसको रीपेमेंट कर सके, तो बैंक जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, और बैंक उस इंडिविजुअल औरत से ना लेके या कोई आदमी है जिसने लोन लिया है उससे वो ना लेके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो लोन रीपेमेंट करे। ठीक है, और इसमें बैंक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से कोई कोलेटरल या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। गॉट इट? द सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप SGH हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। अब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ये जो बोरोवर्स होते हैं इनको जो कोलेटरल का जो झाड़ होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उससे भी निजात दिलाता है, क्योंकि बैंक मैंने बताया सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से कोई कोलेटरल नहीं मांगता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज, वो अपने बहुत सारे पर्पज इसके लिए लोन ले सकते हैं, एंड एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है, ज़्यादा होता भी नहीं है। मोर ओवर SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ organization of the rural poor। Not only does it help women to become financially self-reliant,
रेलियंट द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हैं वो बोरोवर को कोलेटरल का जो प्रॉब्लम होती है उनके पास, उस समस्या से भी उनको निजात मिल जाती है। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं और इससे वो सेल्फ बिल्डअप होती हैं, एक ब्लॉक की भांति उसकी इनकम को बढ़ाने में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मदद करते हैं। और क्या होता है, ये पुअर वुमेन जब आपस में मिलती हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, तो केवल फाइनेंशियली उनको लाभ नहीं होता है, और भी चीज़ों का डिस्कशन होता है, जैसे उनके न्यूट्रिशन की बात होती है, उनकी हेल्थ की बात होती है, घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है, और उसको भी अपलिफ्ट करने में, उसमें सुधार करने में मदद सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप करते हैं। इसलिए जो औरतें इनसे जुड़ती हैं उनको ना केवल लोन मिलता है, बाकी जो सोशल इश्यूज होते हैं वो प्रॉब्लम्स को भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप हटाने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हो गया खत्म। इनके दोनों पार्ट आप पढ़ लीजिएगा। हाफ मैंने कल करा दिया था, हाफ मैंने आज करा दिया है, और ये प्ले लिस्ट में मैंने इसको डाल रखा है। अगर किसी बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि बाकी बच्चे भी इसको पढ़ सकें। ठीक है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए।